सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। हमारी इंडिया जीके की जो सीरीज चल रही है उसकी जो है आज हम यहाँ पे कौन सी क्लास करने वाले हैं, क्लास नंबर जो है 7वीं आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले मैं 6 क्लास जो है कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आपने जो है सारी क्लास सीक्वेंस वाइज देखी होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास नंबर 7 को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बस आप मेरे लिए इतना कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस यही मेरे लिए जो है बूस्टिंग का काम करता है और यही मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, जिन भी बच्चों को नहीं पता इन सभी की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन रूप देना चाहते हो एचएसएससी 2026 के लिए, ठीक है, तो सब कुछ आपको जो है पेड जैसा कंटेंट जो है वो आपको बिल्कुल फ्री में जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़कर जो है अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं आज की पीडीएफ का जो आज की हमारी जो वीडियो सीरीज है ना इंडिया जीके की, इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी हम मेरा जो है आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, भारत की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूल रूप से सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी। दो चीजें आपको यहां पर बताना चाहूंगा। एक ये शब्द दिया गया है संकल्पना, ठीक है, इससे जो है उत्तर आपका चेंज हो जाता है। आई होप आप क्या ढूंढ रहे होंगे, आंसर में जो है आप कैप्टन मोहन सिंह ढूंढ रहे होंगे। अब एक बात सोचिए थोड़ा सा, आप क्वेश्चन से पहले इमेजिन कीजिए, वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कैप्टन मोहन सिंह आपको आंसर में ही ना दिया गया हो, फिर आप किसके साथ जाएंगे, फिर क्या सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जाएंगे। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझना। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे हरियाणा जी के माफ कीजिएगा एचएसएससी के अंदर भी जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे, चलिए मैं एक एक करके सारी चीजें बता देता हूं। सबसे पहले जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, आइडिया पूछा जा सकता है। ठीक है, आइडिया से पहले मैं जो है आपको द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर ले चलता हूं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था आप सभी जानते हैं, 1939 से 1945 के बीच में चला था। ठीक है, 1939 से 1945 के बीच में चला था। इसी युद्ध के दौरान जो है जापान ने मलेशिया पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जापान ने क्या किया था, मलेशिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। उस समय ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी कौन होते थे, कैप्टन मोहन सिंह होते थे। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, बस पेशेंस बनाए रखो। कैप्टन मोहन सिंह होते थे। ठीक है, ये क्या होते थे, ये ब्रिटिश सेना के ब्रिटिश सेना में जो है भारतीय सेना अधिकारी होते थे। ठीक है, इनके मन की उपज थी, इनके मन की क्या थी, उपज थी। उपज को क्या बोलेंगे, उपज को आइडिया बोलेंगे। ठीक है, आइडिया बोलेंगे। आइडिया इनका क्या था कि भारतीय युद्ध बंदियों को मिलाकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना बनाई जाए। ठीक है, एक सेना बनाई जाए, एक सेना बनाई जाए। ठीक है, सेना बनाई जाए। ठीक है, ये इनकी दिमाग की उपज थी। चलिए मान लेते हैं ये इनकी दिमाग की उपज थी। लेकिन अब जो है क्या कैप्टन मोहन सिंह तो आपको आंसर में ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे मूल संकल्पना जो शब्द दिया गया ना, इससे आंसर आप फाइंड करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रास बिहारी घोष जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीनों व्यक्तियों के बारे में मैं बताने वाला हूं। किन किन तीनों व्यक्तियों के बारे में बताने वाला हूं, एक तो अभी आपने देख लिया कैप्टन मोहन सिंह, उसके बाद आपको किसके बारे में जानना है, रास बिहारी घोष के बारे में जानना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आइए मैं एक एक करके सारी चीजें यहीं से दिखा देता हूं, बोलने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आजाद हिंद फौज का जो है क्रमिक इतिहास यानी कि क्रम वाइज, ठीक है, क्रमवार कैसे कैसे जो है ये आजाद हिंद फौज का जो है आइडिया आया, कैसे ये जो है मूल रूप इसने लिया, कैसे जो है ये सेना बनी, कैसे जो है बाद में जाके जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस जो है सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले विचार और प्रथम चरण। ठीक है, सबसे पहले विचार किसके आइडिया माइंड में आया था, आइडिया अभी बता चुका हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने मलेशिया पर कब्जा किया था तब ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी होते थे कैप्टन मोहन सिंह। इनके मन में जो है एक विचार आया, यानी कि आइडिया आया कि भारतीय जो युद्धबंदी है ना उनको मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक सेना बनाई जाए। ठीक है, उसके बाद गठन कब हुआ, तो सितंबर 1942 में जापानी मेजर होते थे जिनका नाम था फुजियारा। इनकी मदद से कैप्टन मोहन सिंह ने जो है INA की जो है पहली डिवीजन का
गठन किया था। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप आपको पता होगा कि जो पहला गठन किया गया था ना, पहली डिवीजन का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? सितंबर 1942 में किया गया था। और किसकी सहायता से किया गया था? जापानी मेजर होते थे फुजियारा, इसकी मदद से जो है कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए की पहली डिवीजन का गठन किया। उसके बाद हम चलते हैं वैधानिक और राजनीतिक स्वरूप को देख लेते हैं। टोक्यो और बैंकॉक सम्मेलन 1942 में ये जो है वैधानिक और इसको राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया था। किसने किया था? यहीं पर आपको रास बिहारी बोस देखने को मिलेंगे। ये देखो, संकल्पना की बात करूं तो क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जो जापान में अपना निर्वासित जीवन जी रहे थे, इस ने जो है सैन्य संगठन को एक राजनीतिक आधार देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई। जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में रास बिहारी घोष को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। यहां यह संकल्पना की गई कि सेना का नेतृत्व जो है नेतृत्व करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को जो है जर्मनी से बुलाया जाए। ठीक है, तो ये जो है संकल्पना की गई थी भाई, जो है नेतृत्व करने के लिए जर्मनी से जो है सुभाष चंद्र बोस जी को जो है बुला लिया जाए। अब सुभाष चंद्र बोस जी कैसे इनके साथ ऐड हुए? तो ये देखो, सुभाष चंद्र बोस का आगमन और पुनर्गठन। जुलाई 1943 में क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से एक लंबी और खतरनाक यात्रा पनडुब्बी के द्वारा जो है कहां पहुंचते हैं? सिंगापुर में पहुंचते हैं। कमान संभालना, तो 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नया रूप की बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे आजाद हिंद फौज के रूप में पुनर्गठित किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, दो जो है ये नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। एक तो ये दिया था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दूसरा नारा क्या दिया था? दिल्ली चलो का नारा भी बहुत बार पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में। नॉर्मली ये पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे के अंदर पूछा जाता है, भाई बताइए दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? तो दोनों नारे आपको याद रखनी है कि भाई तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और दिल्ली चलो का नारा भी जो है ये किसने दिया था? तो ये भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था मेरे भाई। ठीक है, अब अस्थायी सरकार की बात करूं तो 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की जो है स्थापना की थी। आई होप यहां से जो है पूरा आपका जो आईएनएस जो थी ना, ये फौज थी कौन सी? आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसकी जो है पूरी मूल जो इसका जो गठन था कैसे हुआ, किसकी दिमाग की उपज थी, सुभाष चंद्र बोस इसमें कैसे ऐड हुए, ये सारा मैं यहाँ पर लिख कर बता चुका हूँ। आई होप आपको पता चल गया होगा, इसीलिए हर चीज़ मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो लिखी गई है ना उसको आराम से बैठ के पढ़ा करो भाई। ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसके अंदर से इतने क्वेश्चन निकल जाएंगे, यकीन मानो 5 से 6 क्वेश्चन निकल जाएंगे इसी सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर से। अब मैं आपको ओवरव्यू इस क्वेश्चन का यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए विचार, ठीक है, आईएनए का विचार जो है किसके मन में आया था? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए किसके दिमाग की उपज थी? दिमाग की उपज, यहां पे लिख देता हूं भाई ओवरव्यू। ठीक है, दिमाग की उपज, तो आप क्या बताएंगे? कैप्टन मोहन सिंह भाई। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। अगर आपसे पूछा जाए बताइए संगठन, यहां पे लिख देता हूं, कहां पे लिख देता हूं? यहां पे लिख देता हूं संगठन। अगर आपसे पूछा जाए बताइए संगठन यानी कि राजनीतिक ढांचा और संकल्पना, राजनीतिक संकल्पना। ठीक है, राजनीतिक संकल्पना आपसे पूछी जाए, ठीक है, राजनीतिक संगठन आना था बीच में, ठीक है, कर लेना यार। संगठन आपसे पूछा जाए, राजनीतिक जो है आपसे ढांचा पूछा जाए या फिर संकल्पना पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? रास बिहारी घोष बताएंगे। ठीक है, रास बिहारी घोष, बिहारी घोष आप बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले भाई सर्वोच्च नेतृत्व इसका किसने किया, इस सेना का जो है सर्वोच्च नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व यानी कि वास्तविक शक्ति और विस्तार जो है इस सेना का किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? सुभाष चंद्र बोस,
सुभाष चंद्र बोस। आई होप अब आपकी जो है सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत आए ना तो बस आप मेरा ये सुझाव है, ये 3 लाइन जरूर याद रख लेना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 लाइन आप जरूर याद रख लेना जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दिया मेरे भाई, ठीक है। वैसे मैंने ऐसा कोई डिफिकल्ट शब्द या कुछ ऐसा नहीं बताया जो समझ में ना आए मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं भाई। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं बता के आया हूँ भाई, दिल्ली चलो का जो उद्घोष है ये किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी जानते हैं भाई, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है दिया गया था। आप सभी जानते हैं 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जो है अपनी सेना यानी कि आज़ाद हिंद फौज को जो है संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चलिए फिर भी बता देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे मेरे भाई, ठीक है। 1943 को सिंगापुर, ठीक है, के टाउन हॉल में, डोंट वरी सारी चीजें नीचे लिखी गई है मेरे भाई। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करते हो, आप दोबारा रिवीजन नहीं करते हो, इसीलिए मेरे साथ ही सही आप यहां पे कम से कम 2 या 3 बार जो मैं बोल रहा हूं वो आपके कानों से तो निकलेगा, याद रह जाएंगी कुछ चीजें, ठीक है। मैं जानता हूं आप ठीक है, जो 10 में से 10 बच्चों का मान के चलते हैं, ठीक है, 10 में से 7 बच्चे कैसे हैं, मेरे जैसे ही हैं 7 बच्चे, मुझे पता है मैं कैसा हूं, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन आप नहीं करते हो मेरे भाई, इसीलिए मैं बार बार यहां पर आपको रिपीट करता हूं ताकि कोई चीजें जो है आपके दिमाग के अंदर रह जाए मेरे भाई, ठीक है। तो 5 जुलाई 1943 को जो है सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जो है आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने, आज़ाद हिंद फौज, फौज कैसे लिखेंगे? ठीक है, आजाद हिंद फौज को जो है संबोधित करते हुए जो है इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो का जो है इन्होंने नारा दिया था मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो, उद्घोष जो है 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने जो है अपनी सेना आजाद हिंद फौज को जो है संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। उद्देश्य क्या था? इस नारे का मुख्य लक्ष्य भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें ब्रिटिश शासन के केंद्र दिल्ली पर कब्जा करने के लिए जो है प्रेरित करना था। अन्य नारे आप सभी जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे प्रेरणादायक नारे भी जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ये जय हिंद का नारा भी जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था भाई, याद रखना। इसी दौरान जो हाथ जोड़ के करते थे ना जय हिंद, तो ये यहीं से लिया गया था मेरे भाई, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। हाथ जोड़कर जय हिंद बोलते थे उस समय, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। और क्या इस क्वेश्चन के अंदर निकाल सकते हैं हम? कुछ निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? और लाला लाजपत राय यहाँ पर दिया गया है, तो लाला लाजपत राय के बारे में आप याद रख सकते हैं। इनके टाइम पे इनकी मृत्यु कब हुई थी? याद रखना 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्यों इनकी मृत्यु हुई थी? क्योंकि इनके समय में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये फरवरी में आया था, ठीक है, फरवरी 1928 में ये भारत आया था, और जो इसका गठन था वो नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। साइमन गो बैक के जो है नारे लगा रहे थे, और जो है उस समय लाठीचार्ज हुआ था, और बहुत सारी लाठियां जो है लाला लाजपत राय के कुछ लाठियां जो है सर में लग गई थी, उसी के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है? महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं, 1942 में 8 मार्च 1942 को जो है करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था, ठीक है, करो या मरो, करो या मरो का, ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कह के जो है किसने संबोधित किया था? प्लीज अगर पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है 1946 के नौसेना विद्रोह के समय विद्रोहियों की समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको सबसे पहले याद रखना है नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में जो है नौसेना विद्रोह हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को क्या हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था, नौसेना विद्रोह, ठीक है। नौसेना विद्रोह की शुरुआत जो है 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के जहाज के तलवार के रेटिंग्स, नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के विरोध में जो है ये हड़ताल हो गई थी, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन था?
अध्यक्षता इसकी किसके द्वारा की गई थी, तो एम एस खान के द्वारा, ठीक है। नेतृत्व या फिर अध्यक्ष कुछ भी लगा लो, ठीक है। नेतृत्व या फिर अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था, एम एस खान, ठीक है, एम एस खान के द्वारा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है, खान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पे जो है विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, 18 फरवरी 1946 को जो है मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के जहाज तलवार के रेटिंग्स यानी कि नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के विरोध में जो है ये हड़ताल की गई थी। हड़ताल समिति विद्रोह को संगठित करने के लिए नाविकों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया था। नेतृत्व किसने किया था, अध्यक्ष एम एस खान को जो है चुना गया था। उन्होंने ही विद्रोहियों की मांगों को ब्रिटिश अधिकारियों के सामने रखा था। परिणाम क्या निकला था, सरदार पटेल और जिन्ना के आश्वासन के बाद 23 फरवरी 1946 को जो है नाविकों ने आत्मसमर्पण जो है मेरे भाई कर दिया था मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे। तो आप सभी जानते हैं भाई कैबिनेट मिशन जो है कब आया था, यहां पे लिख देता हूं कैबिनेट। अगर आप देख रहे हैं हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, कंप्यूटर की सीरीज में भी एक कैबिनेट होता है। देखा है क्या होता है कैबिनेट, सीपीयू के बाहर का जो आर्किटेक्चर होता है ना, जो लोहे से बना होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सीपीयू तो देखा होगा ना, ऐसा सीपीयू होता है। सीपीयू के बाहर का जो ये कवर होता है ना लोहे वाला, इसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट बोला जाता है, याद रखना। अब चीजें आ जाती हैं यार कराते कराते, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप भी याद रखिए। कोई भी चीज आए आपके माइंड में लिंक होना चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, एक से लेके दूसरी, दूसरी से लेके तीसरी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए कैबिनेट मिशन की हम यहां पर बात कर रहे थे, फोकस हम दोबारा इंडिया जीके पे आ जाते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन की शुरुआत की बात करूं तो मार्च 1946 में जो है ये भारत आया था। हाँ ठीक है, मार्च 1946 में ये भारत आया था और इसके अंदर 3 सदस्य थे मेरे भाई, ठीक है। 3 सदस्य इसके अंदर होते थे। कौन कौन सा होता था, एक तो पैथिक लॉरेंस होता था, ठीक है, एक तो पैथिक लॉरेंस होता था। दूसरा कौन सा होता था, स्टैफोर्ड क्रिप्स होता था। स्टैफोर्ड कैसे लिखेंगे, स्टैफोर्ड गलत लिख दिया यार ये तो, स्टैफोर्ड क्रिप्स होता था, क्रिप्स, ठीक है। और तीसरा कौन होता था, एवी अलेक्जेंडर होता था, ठीक है। तीसरा क्या होता था, एवी अलेक्जेंडर कैसे लिखेंगे, एलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर होते थे, ठीक है। तो ये 3 बंदे होते थे मेरा भाई, ठीक है। 1946 मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसमें से 3 सदस्य होते थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे भी लिखा होगा, यहां पे देख लेना, आगमन जो है मार्च 1946 में आया था। सदस्य की बात करूं तो 3 महत्वपूर्ण सदस्य थे इसके अंदर। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर जो है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिलिट्री था, ठीक है भाई। उद्देश्य इसका क्या था, इस मिशन का मुख्य कार्य भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करना और एक अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए सुझाव देना था मेरे भाई, ठीक है। उद्देश्य भी जरूर याद रखना, कई बार उद्देश्य भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर होगी होंगी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है मुंबई में नौसैनिक विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत किस तारीख को हुई थी। तो यहां पे एग्जैक्ट तारीख पूछ ली है, ऊपर भी मैंने आपको बताई थी कब शुरू हुआ था, 18 फरवरी 1946 कहा गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नौसैनिक जो विद्रोह की शुरुआत थी वो बंबई में कब हुई थी, इसकी शुरुआत जो है 18 फरवरी 1946 को हुई थी। नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन की वजह से जो है ये हड़ताल हुई थी, ठीक है। आधिकारिक शुरुआत जो है रॉयल इंडियन नेवी का प्रसिद्ध विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई में शुरू हुआ था। तात्कालिक कारण क्या था, इसकी शुरुआत सिग्नल प्रशिक्षण जहाज तलवार के नाविकों द्वारा खराब भोजन और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए नस्लीय अपमान के विरोध में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। ये भी पढ़ लीजिएगा, विस्तार और ऐतिहासिक महत्व जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो अभी मैं बात करके आया हूं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। 1946 ऐसे लिखेंगे ना, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 3 सदस्य जो है इसके अंदर होते थे, ठीक है। 3 सदस्य इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से, पैथिक लॉरेंस हो गया, स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य होते थे। यानी कि पैट्रिक लॉरेंस होता था, क्रिप्स होता था और एवी अलेक्जेंडर होता था। विलियम वार्ड नहीं होता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो यही व्यक्ति जो है विलियम वार्ड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं होता था। यहां से पढ़ लेना मेरे भाई सारी चीजें, ठीक है।
और इसका उद्देश्य जरूर याद रखना भाई, इसका जो उद्देश्य था ना, तो इसका उद्देश्य जो है संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त करना था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय उदारवादी नेता कौन थे? तो उदारवादी नेता का मतलब वही है, नरमपंथी और गरमपंथी जो पंथ थे ना, तो ये उदारवादी वही वाला है। ठीक है, लिबरल वाला। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय उदार नेता कौन थे? तो ये कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जो है इनको जाना जाता है, यानी कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से इनको जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स यानी कि संसद के सदस्य बनने वाले जो है पहले भारतीय थे। ठीक है, चुनाव और पार्टी की बात करूं तो 1892 में ब्रिटेन के सेंट्रल फिसम्बरी निर्वाचन क्षेत्र से जो है लिबरल पार्टी यानी कि उदारवादी दल के जो है टिकट पर ये चुने गए थे भाई। ठीक है, 1892 यहाँ पे लिखा गया है ना, अच्छा नहीं लिखा गया क्या? चलिए कोई बात नहीं। 1892 में जो ये लिबरल पार्टी थी ना, यहाँ पे दिया गया है उदारवादी नेता, तो ये लिबरल पार्टी होती थी। ठीक है, लिबरल पार्टी के ये जो है उम्मीदवार चुने गए थे 1842 जो है क्या है 1892 में जो है ये संसद के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, और इन्होंने इनकी एक पुस्तक भी थी भाई, पुस्तक भी याद रखना, बहुत बार पूछी जा चुकी है पुस्तक, ये एचएसएससी में भी पूछी जाती है। बताइए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं, याद रखना। ठीक है, पॉवर्टी कैसे लिखेंगे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, हद होगी यार। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी भी गई हैं, इसको आप पढ़ेंगे ना, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये संसद के सदस्य रूप में उन्होंने ब्रिटिश जनता और सरकार के सामने भारत की आर्थिक बदहाली और धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रभावी ढंग से रखा था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सबसे पहले जो है धन के निष्कासन की जो परिभाषा है या फिर किसने इसके ऊपर बात की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था सबसे पहले। ठीक है, धन के निष्कासन का क्या मतलब है कि भाई आधे से ज्यादा हिस्सा जो था ना भारत का, वो जो है अंग्रेज अपने देश में यानी कि लंदन में लेकर जा रहे थे, तो इसका भी जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही जिक्र किया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है वर्ष 1937 के चुनावों के बाद भारत के कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी? तो 1937 के चुनाव के बाद जो है भारत के कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी? तो 8 प्रांतों में जो है ये कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, चलिए देख लेते हैं। चुनाव की बात करूं तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे। अब हुए थे चुनाव, तो परिणाम की बात कर लेते हैं। अभी 2024 का जो चुनाव हुआ है ना लोकसभा वाला, वो जरूर याद रखना, करंट अफेयर के रिगार्डिंग वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोकसभा चुनाव। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूं करंट अफेयर की क्लास में, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो परिणाम की बात करूं तो कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना, जो 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, इनमें जो है टोटल कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? 11 प्रांतों में जो है टोटल चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने जबरदस्त सफलता हासिल की और 7 प्रांतों, मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंबई और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है सीधे अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, 11 प्रांतों में से जो है 7 प्रांतों में जो है सीधी डायरेक्ट जो है कांग्रेस आई थी। जैसे वर्तमान में अभी बीजेपी चल रही है ना, कहीं नहीं हटती, हर जगह बीजेपी, ऐसे जो है उस समय कांग्रेस का जो है दौर होता था मेरे भाई। ठीक है, खैर दौर तो बदलते रहते हैं, कभी ना कभी बीजेपी का भी नंबर आएगा। चलिए खैर आगे चलते हैं। 8वां प्रांत की बात करूं तो बाद में असम में भी गठबंधन के माध्यम से जो है कांग्रेस समर्थित मंत्रिमंडल बना। इस प्रकार कुल 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार कार्यरत थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था 1937 के चुनावों के बाद भारत के कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी? तो वैसे तो 7 प्रांतों में सरकार आई थी। ठीक है ना, मतलब जो मैच्योरिटी के तौर पर 7 प्रांत आए थे, लेकिन जो 8वां प्रांत था ना, उसमें जो है भाई मिक्स करके सरकार बनाई गई थी। यहां पे लिखा गया ना, ये 8वां प्रांत। असम में भी गठबंधन के माध्यम से जो है कांग्रेस समर्थित मंत्रिमंडल बन गया था। तो इस तरीके से 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार आई थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसके बाद इस्तीफा की बात करूं तो अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में जो है इन सभी मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से जो है इस्तीफा
दे दिया था मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत की सेना को जो है शामिल कर लिया गया था बिना बुलाए और बिना बताए मेरे भाई। इसी के विरोध में जो है सामूहिक रूप से सभी मंत्रिमंडल ने जो है इस्तीफा दे दिया था मेरे भाई, ठीक है। और यही देखकर जो है जो मुस्लिम लीग के अन्य साथी और अन्य सदस्य थे, यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने जो है बड़ी पार्टी मनाई थी, बड़े खुश हो गए थे इसको देखकर मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनके होने वाले वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाए, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई और फिर कौन सी घटना हुई। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रूसी क्रांति दी गई है। पता है किसी को सबसे पहले रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति, ठीक है। रूसी क्रांति में एक कहावत है भाई, पता है किसी को क्या कहावत है? रूसी के अंदर, रूसी भाषा के अंदर ना एक लाइन कही गई है, बड़ी अच्छी लाइन कही गई है। अगर आप किसी को जो है घने कोहरे ठंडे जंगल के अंदर किसी को अगर आप अकेला छोड़ देते हो ना, तो आपको ये पूछने का हक नहीं है कि उस भेड़िए ने जो है उस आदमी के साथ क्या किया। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आपका कोई दुख में साथ नहीं दे रहा है ना, तो उसको सुख में भी आपको शामिल करने का कोई हक नहीं है उस बंदे को। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो अभी आपका संघर्ष चला हुआ है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे आप भी समझदार हैं, आई नो, ठीक है। जो अभी आपका क्या चल रहा है, अभी आपका संघर्ष चल रहा है। अभी आप जो है, लोग आपसे बात नहीं करते होंगे, लोग समझते होंगे छोड़ना यार, के यार फालतू का बंदा है यार, ठीक है। ऐसा सभी के साथ होता है, डोंट वरी। ऐसा अपने आप को ये समझने की जरूरत नहीं है कि आप स्पेशल हो या फिर अकेले हो तो आपके साथ ही ऐसा, सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। कि संघर्ष में कोई साथ नहीं देता मेरे भाई। जो कारमा बनता है ना आपकी सक्सेस, जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी या फिर आपको हरियाणा पुलिस की वर्दी मिल जाएगी, सभी आ जाएंगे आपके पास, सभी आपके रिश्तेदार भी आ जाएंगे। वो पता है क्या कहेंगे? यार इस बच्चे में दम था, मुझे पहले से पता था ये कर सकता था। और यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला। तो यकीन मानो, जो संघर्ष के दिन होते हैं ना, उसमें बंदा अनाथ ही होता है, अकेला ही होता है। तो इसमें घबराने या फिर उदास होने की जरूरत नहीं है कि अभी आप अकेले हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये मानो कि संघर्ष से ही सक्सेस निकलेगा। ये जब निकलेगा ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, शोर अपने आप कर देगी दुनिया, ठीक है। आपके जो आस पड़ोस हो गए ना, उनके ज़्यादा दिक्कत होगी मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलो सबसे पहले रूसी क्रांति की बात कर लेते हैं भाई। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, ठीक है। 1917 में हुई थी, ठीक है। 1917 में हुई थी, तो पहला तो यही होगा भाई, रूसी क्रांति आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? कोई बता सकता है? यूएसएसआर मतलब जो रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में हुई थी। यूएसएस सॉरी, ठीक है। यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था? यहां पे लिख देता हूं, यूएसएसआर का विघटन। तो इसका विघटन कब हुआ था भाई? 1991 में जो है इसका विघटन हो गया था मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे ऑप्शन बना। पहले नंबर पे तो पहला ही आएगा। चलिए और भी लिख ही लेते हैं। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, तो ये कब हुआ था भाई? 1979 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया? बर्लिन की दीवार का गिरना। बर्लिन की दीवार का गिरना, बर्लिन नाम से कुछ याद आ रहा है? बर्लिन की दीवार का गिरना, गिरना। मनी हेस्ट किसी ने देखी है? मनी हेस्ट, गिरना। मनी हेस्ट एक वेब सीरीज आई थी चोरी की, उसमें वो होता है ना बर्लिन, उसी बर्लिन की दीवार की बात कर रहा है ये। तो बर्लिन की दीवार कब गिरी थी भाई? ये गिरी थी 1989 के अंदर। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा कम नंबर पे आएगा। पहले नंबर पर ये आ गया, दूसरे नंबर पर क्या आया भाई? ये तो 89 है ना, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा 79, तीसरे नंबर पर 89 है तो ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या रह गया? चौथे नंबर पर कहाँ गया? चौथे नंबर पर ये आ जाएगा, विघटन आ जाएगा, ठीक है, 1991। तो पहले क्या आ जाएगा? 1-3 पहले नंबर पर आएगा ये रूसी क्रांति, ठीक है। मतलब पहले पे आएगा ये, मतलब इन दोनों में से ऑप्शन होएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये कट गए ना। ये एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब 1 या 4 में से आपका आंसर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले पे पहला है, यहाँ पे भी है। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा भाई दूसरा। कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे है। तो पहला और तीसरा आएगा। पहला और तीसरा कहाँ पर है भाई? पहला और तीसरा ये रहा, ठीक है। पहला और तीसरा यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले के बाद क्या है? यहाँ पे पहले के बाद चौथा है, और यहाँ पे क्या है? पहले के बाद तीसरा आएगा, ठीक है। समझ गए? ये मैच मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेना, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। रूसी क्रांति में किसकी स्थापना हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो कब टूटने लग गया था? 1991 में। दोनों डेट याद रखना, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है।
यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर, 1 सेकेंड, यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ, ठीक है। दोनों बहुत बार पूछे गए, याद रखना, सोवियत संघ, दोनों डेट्स आपसे पूछेगा। बताइए सोवियत संघ की जो है स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1917 में स्थापना हुई थी, और इसका विघटन कब हुआ, 1991 में जो है इसका विघटन हुआ था। यहां से आप अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण देख लेना, 1979 में हुआ था। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 9 नवंबर 1989 को गिरी थी, और यूएसएसआर का विघटन बता चुका हूं 25 दिसंबर 1991 को भंग हो गया था, ठीक है। यहां से क्रम वाइज मैंने लिख दिया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, भारत विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 को, आइए देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने, असत्य पूछा है, सही नहीं पूछा, ठीक है। तो ये कथन तो सत्य हो जाएगा, हमसे गलत पूछा है। पंजाब और बंगाल को धर्म के आधार पर बांटा गया, ये भी बात सही है। द्विराष्ट्र सिद्धांत लागू हुआ, ये भी बात सही है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र एक साथ जुड़ा हुआ था, ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत विभाजन के बारे में जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखो, विभाजन का भूगोल की बात करूँ तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र एक साथ जुड़ा हुआ था। चलिए देख लेते हैं। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, ठीक है। उस समय बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, ठीक है। इन दोनों के बीच भारतीय भूभाग की लगभग 200 किलोमीटर की विशाल दूरी थी। ये दोनों भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए थे, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करूं तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान नाम 2 स्वतंत्र देश अस्तित्व में। धार्मिक आधार की बात करूं तो पंजाब और बंगाल का विभाजन वहां की मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के घनत्व के आधार पर किया गया था, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। ये कथन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, पता चल गया ना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेना। द्विराष्ट्र सही हुआ, पंजाब और बंगाल धर्म के आधार पर बांट दिए गए थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र एक साथ जुड़ा हुआ था, एक साथ नहीं जुड़ा हुआ था। यहां से आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है, एक साथ जुड़ा नहीं हुआ था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, 18 जुलाई 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब आई थी, माउंटबेटन योजना जून में आई थी, ठीक है। जून, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही क्या थी, जून 1947 था यार, ठीक है, जून 1947 में था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है पेश किया गया था, और पारित होने की जो तिथि थी वो क्या थी, 18 जुलाई 1947 थी मेरे भाई, ठीक है। यहां से देख लेना ये प्रस्ताव, अच्छा 3 जून था क्या, यहाँ पे देखो, माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। उसके बाद पारित होने की तिथि की बात करूँ तो ब्रिटिश संसद क्राउन की शाही सहमति के साथ 18 जुलाई 1947 को आधिकारिक तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को जो है पारित कर दिया गया था। प्रावधान की बात करूँ तो इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र डोमिनियन अधिराज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की तिथि जो है निर्धारित की गई थी, ठीक है। 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान मतलब हमसे अलग हो गया था, इसीलिए 14 अगस्त को वो अपना आज़ादी दिवस मनाता है, और हम जो है 15 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाते हैं मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप जो है यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, इनमें से कौन भारतीय संविधान निर्माण सभा का सदस्य नहीं था। तो भारतीय संविधान निर्माण सभा का सदस्य कौन नहीं था भाई, जवाहरलाल नेहरू तो थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है संविधान निर्माण सभा के सदस्य नहीं थे मेरे भाई, ठीक है। मोहम्मद अली जो जिन्ना थे ना, इन्होंने भारत की संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया, और अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर जो है अड़े रहे मेरे भाई, ठीक है। यहां से पढ़ लेना जिन्ना की भूमिका क्या थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था, और एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। विभाजन के बाद पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष और पहले गवर्नर जनरल बने थे मेरे भाई, ठीक है। पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष और पहले गवर्नर जनरल बने थे। गांधी जी की बात करूं तो यह भी ध्यान रखने योग्य है कि महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य दिया गया है क्या यहाँ पे, महात्मा गांधी,
अच्छा यहाँ पे नहीं दिया गया ना, लेकिन ये याद रखना, कई बार क्या पता आपको यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना की जगह क्या दे दे, महात्मा गांधी दे दे, ठीक है। तो उस केस में महात्मा गांधी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है संविधान सभा के मेंबर नहीं थे और गांधी जी भी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया है भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक हुई थी, यहां पे लिखा गया है ना। प्रथम बैठक भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर, अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल में हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष की बात करूं तो फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अस्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष आप सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। सारी चीजें आपको याद रखनी है, यकीन मानिएगा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रखिएगा और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, यकीन मानिएगा एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कवर हो रहे हैं। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए पहली बैठक कब हुई, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है बताइए जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ गए, ये रे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बताइए जो है डॉक्टर स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ठीक है। कब चुना गया था, तो 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है निर्वाचित करके राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऐसे चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई, और ऐसे मैं चाहता हूं कि आप याद रखो ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपका गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? सबसे पहले आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव यहां पे लिख देता हूं उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने जो है पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इनकी प्रस्तुति की गई थी दिसंबर 1946 में, यहां पे लिख देता हूं दिसंबर 1946 में, ठीक है। और संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य कब पेश किया गया ना था, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या, अरे ए नहीं सी हो जाएगा, 13 दिसंबर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जो है ये पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। महत्व क्या था? यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन को परिभाषित किया था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने की, सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की रूपरेखा दी गई थी मेरे भाई, ठीक है। पारित होना प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से जो है स्वीकार कर लिया गया था। यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो है आधार बना मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। अब मल्टीपल टाइम रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, ठीक है। अब ये नोट्स तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मुझे पता है इन नोट्स का कुछ फायदा नहीं है। मैंने भी आपके समय में मैं भी ऐसा ही करता था। ये पीडीएफ जो आप निकालते हो ना, इससे अच्छा है ये वीडियो को 3-4 बार देख लिया करो। पीडीएफ कभी भी पढ़ने के काम नहीं आती। 10 में से 3 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 7 बच्चे जो सिर्फ ये करते हैं ना कि यार पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, वो पता है क्या करते हैं? पीडीएफ निकलवा तो जरूर लेंगे, हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे, लेकिन वो कमरे के किसी कोने में पड़ी हो जाएगी मेरे भाई, पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ऐसा मत करना भाई, बहुत ही मेहनत से ये पीडीएफ बनाई जाती है आपके लिए, ठीक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? 15 में बोला गया भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए थे? तो आप सभी जानते हैं 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है आयोजित की गई थी मेरे भाई, ठीक है। इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा जो है अंतिम रूप से इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज मेरे भाई, ठीक है। इसके ठीक 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य बना और संविधान पूरी तरह से लागू हुआ मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होगी। वीडियो कैसी लगी तो आप लाइक कर दिया करो प्लीज मेरे लिए, ठीक है। लाइक नहीं करते हो और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, क्या कर सकते हैं। आपका मन करे तो लाइक कर देना, शेयर करो तो कर देना भाई, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी स्टडी पर फोकस रखो और दिन रात पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही सिलेक्शन मिलेगा। यकीन मानो कोसों दूर हैं वो बच्चे जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि हरियाणा पुलिस के पीएमटी पीएसटी में हमारा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। वो रेस से ही बाहर है मेरे भाई,
ठीक है। ऐसे पढ़ोगे ना जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टीचर जो हैं ऐसे ही पढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चा पढ़ रहा है ना, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे जो बच्चा पढ़ रहा है डिटेल से, इतना डिटेल से पढ़ रहा है ना, यकीन मानो उसी का सिलेक्शन होगा। यकीन मानो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ना वो बहुत कम आने वाली है 2026 में, चाहे मेरी बात ये रिकॉर्ड कर लेना। और जब आएंगी ना फाइनल जो वैकेंसी आ जाएंगी 2026 की, सीईटी मेंस की जितनी भी वैकेंसी आएगी, उस दिन हम उस पर बात कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये मन से बहम निकाल देना, 30,000 या उससे प्लस वैकेंसी आ जाएंगी सीईटी मेंस के अंदर। ये वैकेंसी को बचा के रखेंगे, और जो वैकेंसी आएंगी आपकी वो कब आएगी, 2029 विधानसभा इलेक्शन में ही आपकी सारी वैकेंसी निकालेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी जी जान लगा दो, इतना आसान नहीं है 2026 में सिलेक्शन लेना। ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे हैं जो कंपटीशन के अंदर हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट है। अगर आपको उनसे कंपटीशन करना है ना, यकीन मानो 70 प्लस बच्चे बहुत मिल जाएंगे आपको हरियाणा पुलिस में। और एक बच्चा है वो कहाँ पर है, वो 55 पर है। 55 में उसका सीईटी में सीईटी प्री में किसके कितने नंबर आए, 55 आए। और ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, 70 प्लस वाले भी बच्चे हैं। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, 72 जाएगी। एक टारगेट मान के चलते हैं, वैसे तो मैंने 75 दिया था टारगेट, ठीक है। चलिए मान के चलते हैं 75 72 जो है कट ऑफ। चलिए पिछली कट ऑफ रख लेते हैं, छोड़ो पिछली कट ऑफ रख लेते हैं, 71 गई थी ना 2024 वाली, इस बार भी 71 कट ऑफ रख लेते हैं। अब जो एक तो 70 वाला बच्चा है, इसको लेना मुश्किल है क्या, ये तो इस पर तो ऑलरेडी है, लेकिन ये 55 वाला भाई जंप मार के कैसे पहुंचेगा तू यहाँ पे, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर 55 से 71 पर पहुंचने के लिए ना मेरे भाई ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। ये दिमाग से निकाल देना वो बच्चे जो 55 या 60 के पास हैं कि भाई हम यूट्यूब पे जैसे ही हमारा पीएमटी पीएसटी में जो है होएगा, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट आएगी, लास्ट के 15 20 25 दिन जो है हम यूट्यूब पर टॉप 500 टॉप 200 टॉप 100 क्वेश्चन लगाएंगे और हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा भाई, सच्चाई बता रहा हूँ, अच्छी लगे या फिर बुरी लगे मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन आपके हाथ में, ना तो मैं करवा सकता हूं ना कोई और करवा सकता है। दिन रात आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।